हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा ये कस्बा लोहारू है। कभी अपने जमाने में ये कस्बा एक रियासत हुआ करता था। राजस्थान की सीमा से सटा ये कस्बा अपनी सुनहरी मिट्टी में सुनहरा इतिहास दबाए बैठा है। उस शासन की एक चमक आज भी बाकी है, जो रह रहकर अपने वजूद को याद दिलाती रहती है। वो चमक है लोहारू के इस किले की, जो अपने आप में ही एक इतिहास है। उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। टूटे हुए पत्थर, कालिख पुती दीवारें और खंडहर नुमा ये किला कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। इस खंडहर को देखकर लगता है कि ये कभी आबाद रहा होगा। राजस्थान के ठाकुर राव शिखा ने शेखावाटी को बसाया और उसे 33 ठिकानों में बांट दिया, जिसमें 33वां ठिकाना लोहारू था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इसका निर्माण ठाकुर अर्जुन सिंह ने सन 1570 में करवाया था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ का कहना है कि इसका निर्माण राव नरहर दास ने करवाया था। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक लोहारू को 1803 में एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा मिला। अंग्रेज मराठा युद्ध में अहमद बख्श खान की वफादारी को देखकर लॉर्ड लेक के कहने पर अलवर के राजा ठाकुर बख्तावर सिंह ने लोहारू को अहमद बख्श खान को सौंप दिया। उन्होंने मिट्टी से बने कच्चे किले को एक पक्के किले के रूप में तब्दील करवा दिया और उसे एक नया रूप दिया। किले का मुख्य द्वार पूरब दिशा में था। इस विशालकाय द्वार में 2 किवाड़ लगवाए गए। इन किवाड़ों के निर्माण के लिए लकड़ियां बर्मा से मंगवाई गई थी। किले के चारों कोनों पर बुर्ज बनवाए गए थे, जो सुरक्षा के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण थे। ऐसे बुर्ज का निर्माण मुगल काल के शासकों द्वारा करवाया जाता था। किले के बीचों बीच बना ये विक्टोरियन चैम्बर है। यहाँ कभी रियासत के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, लेकिन आज यहाँ कोई हुक्मरान नहीं है। रोशनदान और दरवाजों से आती रोशनी को देखकर लगता है मानो ये धूप की किरणें इस खत्म होते विक्टोरियन चैम्बर को एक नई जिंदगी दे रही हैं। इसकी दीवारों को देखकर लगता है जैसे ये दीवारें किसी के हुक्म का इंतजार कर रही हों। इन दरवाजों के टूटे कांच को देखकर लगता है मानो ये किसी शुभ घड़ी के इंतजार में हों। ये वही दीवाने खास है जहां देश विदेश से आए मेहमानों की खातिरदारी की जाती थी, लेकिन आज ये दीवाने खास उतना खास नहीं रहा। आज ना तो यहाँ कोई खातिरदारी के लिए है, ना ही इसकी देखभाल के लिए। रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों से सजा ये शीश महल कभी इस किले का सौंदर्य हुआ करता था। इसकी चमक से पूरा दीवाने खास जगमगा उठता था। किले का ये हिस्सा कभी पुस्तकालय हुआ करता था। यहाँ उर्दू किताबों का खजाना था। यहाँ की किताबों को गालिब और दाग देहलवी जैसे बड़े शायरों ने भी पढ़ा। आजादी के बाद किले के आखिरी नवाब ने इस पुस्तकालय की सारी किताबों को रामपुर की रजा लाइब्रेरी को भेंट कर दिया। 1956 में जब आखिरी नवाब लोहारू स्टेट के जो थे नवाब अमीनुद्दीन अहमद ख़ान, उनकी बेटी यानी कि मेरी वालदा, उनकी शादी जब हुई 1956 में, तो वो 3000 किताबें
जो अंदीजान से आई थी 255 साल पहले या 260 साल पहले, वो किताबें मेरी माँ के जहेज़ में रामपुर आईं और उन किताबों को रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में एक अलग सेक्शन बनाया जिसका नाम था लोहारू सेक्शन। उस सेक्शन में आज भी वो 3000 लगभग 3000 किताबें मौजूद हैं। किले के अंदर बनी हुई इस रसोई में कभी नवाबों के लिए शाही व्यंजन पकाए जाते थे। साधारण सा दिख रहा ये कागज का टुकड़ा सिर्फ काली स्याही का जमावड़ा नहीं है, बल्कि शेरो शायरी के बादशाह मिर्जा गालिब को लिखा एक पत्र है, जिसे लोहारू रियासत के नवाब इलाही बख्श खान ने लिखा था। मिर्जा गालिब का निकाह जिस उमराव बेगम से हुआ था, वो लोहारू नवाब इलाही बख्श खान की बेटी थी। नवाब इलाही बख्श खान मारूफ, जो बहुत ही बड़े शायर भी थे और वो नवाब भी थे। लोहारू खानदान से और लोहारू किले से इनका बड़ा गहरा संबंध था, ताल्लुक था और दिल्ली में रहते थे ये लोग। इन्होंने जब गालिब की ज़िंदगी को देखा, गालिब की पोइट्री को देखा, उस ज़माने में गालिब की पोइट्री बहुत मशहूर हो चुकी थी, तो वो समझ गए कि ये बहुत ही एक कीमती जगह है। तो उन्होंने फ़ौरन ही अपनी बेटी की शादी गालिब से कर दी। लोहारू नवाब ने मिर्जा गालिब को सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं दी, बल्कि समय समय पर कई उपहार भी दिए, जो आज भी गालिब इंस्टीट्यूट में गालिब और लोहारू रियासत के रिश्तों को बखूबी बयां करते दिखते हैं। मिर्जा गालिब समय समय पर लोहारू नवाब को पत्र लिखा करते थे। कोई भी इतिहास बिना कहानी के पूरा नहीं होता और लोहारू रियासत के साथ भी एक ऐसी ही कहानी जुड़ी हुई है। बात है 1857 की क्रांति से लगभग 30 साल पहले की, जब इस रियासत के नवाब शमसुद्दीन अहमद खान ने एक खूबसूरत लड़की वजीर खानुम से मोहब्बत की। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंग्रेज अफसर विलियम फ्रेजर भी वजीर खानुम की खूबसूरती से दिल लगा बैठा। नवाब शमसुद्दीन अहमद खान को जब ये बात पता चली, तो इस बेपरवाही का अंजाम विलियम फ्रेजर के कत्ल के रूप में सामने आया। कत्ल की बात बहुत दिनों तक छुपी नहीं रही। 1835 में विलियम फ्रेजर के कत्ल का दोषी पाए जाने पर नवाब शमसुद्दीन को फांसी दे दी गई और लोहारू के इतिहास में एक कहानी और जुड़ गई। लोहारू रियासत के नवाब पर लगा कत्ल का दाग अभी धुंधला भी नहीं हुआ था कि तभी लोहारू रियासत को एक दाग और मिला। ये था नवाब और वजीर खानुम का बेटा दाग देहलवी, जो कि शायरी की दुनिया में एक बहुत बड़े नाम के तौर पर उभरे। मिर्ज़ा दाग जो थे वो उनसे उम्र में बहुत छोटे थे। वो अपनी वालदा के साथ उनका लोहारू ख़ानदान में से कनेक्शन था और उनका जो बचपना गुज़रा और उनका जो तालीम का ज़माना गुज़रा वो सब लोहारू ख़ानदान में ही गुज़रा और उसकी वजह से वो मिर्ज़ा गालिब से उनका ताल्लुक़ हुआ और वो उनके शागिर्द हो गए। तो ये दोनों का लोहारू ख़ानदान से ताल्लुक़ है। नवाब अलाउद्दीन खान ने किले का एक बार फिर पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने किले में जेल, मस्जिद और जनाना महल बनवाए। उन्होंने किले के अंदर एक तालाब का निर्माण भी करवाया। लोहारू रियासत के अगले नवाब बने सर अमीरुद्दीन अहमद खान। अमीरुद्दीन अहमद मुस्लिम पॉलिसी के अच्छे जानकार हुआ करते थे, जिसके चलते अंग्रेज उनसे मुस्लिम पॉलिसी पर राय मशवरा करने आते थे। उनकी इसी खासियत के कारण अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि से नवाजा था। ब्रिटिश आला कमान ने लोहारू को 9 गन सैल्यूट का भी दर्जा दे दिया। लोहारू नवाब की शोहरत को इस बात से भी आंका जा सकता है कि उस वक्त भी नवाब की अपनी हवाई पट्टी थी।
जहां आज गेहूं की फसल लहलहाती है। इसके अलावा नवाब की अपनी 2 गाड़ियां भी थी। इस किले के आखिरी शासक अमीनुद्दीन खान ने अपने शासनकाल के दौरान लोहारू किले से अलग एक हंटिंग लॉज का निर्माण करवाया, जहां आज लोहारू नवाब के वारिस रहा करते हैं। 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। इस दौरान लगभग 562 रियासतों को भारत में शामिल किया गया। लोहारू भी इन्हीं में से एक था। इन सारी रियासतों को एक नाम मिला, एक पहचान मिली, देश को एक ध्वज मिला। रियासतों को इकट्ठा करने के लिए वल्लभ भाई पटेल भी लोहारू आए थे। लोहारू के नवाब चाहते थे कि लोहारू को राजस्थान के साथ जोड़ दिया जाए और लोहारू राजस्थान राज्य का हिस्सा बने। लेकिन लोहारू की जनता कुछ और ही चाहती थी। जनता तत्कालीन पंजाब राज्य से जुड़कर रहना चाहती थी। एक लंबे विचार विमर्श के बाद लोहारू को पंजाब के साथ जोड़ने का फैसला लिया गया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान माना जाता है। अब लोहारू रियासत की मोहर एक प्रदर्शनी बनकर रह गई थी। उसे म्यूजियम में सजा दिया गया था। 1971 में इस किले के आखिरी शासक अमीनुद्दीन खान ने किले को राज्य सरकार को सौंपने का फैसला किया, ताकि इस किले में सरकारी कामकाज को चलाया जा सके। उस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे। राज्य सरकार के पास ऐसा कोई कार्यालय नहीं था जहां सरकारी कामकाज को चलाया जा सके। इसी कारण से अमीनुद्दीन ने किले को राज्य सरकार को सौंप दिया। प्रशासनिक स्तर पे इसकी जिम्मेदारी जो कहीं ना कहीं नहीं ली जा सकती थी, तो हमारा प्रयास रहेगा यदि वो सरकार को या प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी देते हैं देख रेख के लिए और इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए प्रपोजल बना के भेज सकते हैं। इस किले में सरकारी कामकाज तो चले, लेकिन इसे संजोने में सरकार चूक गई। वक्त के साथ साथ ये किला भी बूढ़ा होता चला गया। तहसील कार्यालय का पता बदल गया था, लेकिन लोहारू किला अब भी वहीं था। ऐसा लगता था जैसे इस किले की खूबसूरती को ग्रहण लग गया हो। लोहारू का किला भी एक ऐतिहासिक इमारत है। वो वहाँ के राणाओं ने बनाई और बाद में नवाब के पास आई। मैं समझता हूँ ये एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट इस किस्म का होना चाहिए जो इसको अडॉप्ट करे, इसको रेस्टोर करे और एक टूरिज़्म का इसको सेंटर बनाया जाए, ताकि जो बहुत सारे ऐतिहासिक इमारत के साथ ऐतिहासिक मुद्दे जुड़े हुए हैं वो लोगों को अपने इतिहास का पता लगता रहे। ये बिखरे हुए पत्थर कभी एक शानदार किले की इबारत लिखा करते थे। ये किला अपने आप में 3 शैलियों को लपेटे हुए था, जिनमें मुगल, ब्रिटिश और राजपूत शैली शामिल है। आज ना तो इस किले का कोई पहरेदार है, ना ही रखवाला। दरों दीवारें चटकने लगी हैं। आज ऐसा लगता है जैसे दीवारों पर बनी दरारें करा रही हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मीनारें पूछ रही हैं, उनकी इस जीर्ण हालत का जिम्मेदार कौन है? 71 में मेरे दादा नवाब अमीनुद्दीन ने ये फोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दिया था। उस टाइम पे उन्हें अश्योरेंस मिली थी कि ये बहुत अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे, इसकी देखरेख होगी, सब कुछ होगा। और काफ़ी टाइम तक, काफ़ी समय तक ये अच्छे हालात में था। मगर जैसे ईयर्स निकलते गए तो इसकी हालत बिगड़ती गई। तो उस टाइम पे इन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी बनती थी कि ये प्रशासन को इन्फॉर्म करें कि इतने बुरे हाल में है ये, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया टुवर्ड्स मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन, या कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अगर इस किले को संजोया जाता तो आज लोहारू के इस सुनसान किले में भी सैलानियों का जमावड़ा होता।
इससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति तो होती ही, साथ साथ लोहारू की तरक्की के रास्ते भी खुल जाते। और सबसे बड़ा ये लोहारू पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है, बशर्ते कि इस किले को संरक्षित किया जाए। बार एसोसिएशन ऑफ लोहारू भी किले के जीर्णोद्धार के लिए सहयोग कर रहा है ताकि इस किले की रौनक एक बार फिर से लौट सके। लोहारू से सटे राज्य राजस्थान में सूरजगढ़ हवेली है, जहां सैलानियों की भीड़ जुटी रहती है। दूसरी ओर इस किले से लगभग 15 किलोमीटर दूर पिलानी में देश का प्रतिष्ठित संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। इसके कैंपस में ही बना हुआ बिरला मंदिर और साइंस म्यूजियम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले से लगभग 40 किलोमीटर दूर राजस्थान की फिल्म सिटी मंडावा है, जहां पर सैलानियों की भीड़ जुटी रहती है। मेरे ख्याल में लोहारू किला ये तो हरियाणा का एक सबसे पुराना किला है, सबसे ऐतिहासिक किला है। इट्स वेरी पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय है। विदेशी लोगों में से, हिंदुस्तानी मुसाफिर में से। And in this context, a very simple question. If the whole Shekhawati area, if, for example, Pilani, which is nearby from Loharu, is so popular, if Mandawa, Dandlot, other places are so popular, why Loharu cannot be in the future, cannot reach in the future the same level of popularity? इन पर्यटक स्थलों से घिरे होने के बावजूद लोहारू किला अपना वजूद खोने की कगार पर है। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि किले की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? सरकार, रियासत, यहाँ के लोग या वक्त?